नेपाल रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है नेपाल देश। नेपाल में रिसेंटली चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई सरकार बन नहीं पाई, मगर अंत में जो कम्युनिस्ट यहाँ पर लीडर थे सब इकट्ठा हो गए और एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नेपाल में बन गई। आज के समय आप अगर देखो तो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर है प्रचंड, जो बताया जाता है कि प्रो चाइना केपी ओली की मदद से अपनी सरकार चला रहे हैं। और आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि नेपाल चाइना रिलेशंस को एक बड़ा बूस्ट मिला है, मगर इंडिया और यूएस वेरी है, मतलब कि काफी केयरफुल है कि अब नेपाल में कैसी सरकार बनेगी। तो जैसे ही नेपाल में चुनाव कंप्लीट होते हैं और एक प्रो चाइना रिजीम आ जाती है काठमांडू में, एफएटीएफ का इशू अब नेपाल के सामने खड़ा हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल एंटी टेरर बॉडी एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये हो सकता है कि आपको फरवरी महीने में ही दिख जाए इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट, और ये नेपाल की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक होगा। नेपाल की इकोनॉमी शायद इस झटके से रिकवर ना कर पाए बहुत लंबे समय तक ना। ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछोगे मगर नेपाल नेपाल ने क्या गलत किया है, नेपाल में कौन सी टेररिस्ट की फाइनेंसिंग होती है, नेपाल में कौन सा यहाँ पर इशू है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा बहुत ना। ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या नेपाल जेन्युइनली ग्रे लिस्ट में जाएगा एफएटीएफ की। वैसे जो लोग इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज्ड है कि एफएटीएफ है क्या, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं ये दे दूं। एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। बना था ये 1989 में और फिर 2001 के आसपास इस ग्रुप ने आतंकवाद पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और तब से हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप की दो लिस्ट तैयार हो चुकी है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। जो भी देश है जहां पर गलत तरीके से आप काले धन को कन्वर्ट कर सकते हो सफेद धन में, और साथ ही साथ वो पैसा आतंकवादी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उन कंट्रीज को पनिश करने का, दंडित करने का काम करता है एफएटीएफ। और इनका दंड देने का तरीका ये है कि या तो ये एक देश को डालते हैं ब्लैक लिस्ट में या डालते हैं ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में सैंक्शंस बहुत ज्यादा कड़े होते हैं, देश को होता है काफी नुकसान। ग्रे लिस्ट में सैंक्शंस थोड़े से लाइट होते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में आप अगर देखो एफएटीएफ की तो दो देश आपको मिलेंगे प्राइमरली, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये सब देश आपको मिलेंगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान आप सबको पता होगा अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान हटे, शहबाज शरीफ पावर में आए, अचानक से एफएटीएफ की मीटिंग होती है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है। मगर यहाँ पे आप देखोगे कि आज भी नेटो मेंबर तुर्की, जी हाँ टर्की का जो ऑफिशियल नाम है ये चेंज हो चुका है। अब टर्की खुद को बुलाना पसंद करता है तुर्की। तो तुर्की यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट, साउथ सुडान, ये सारे देश आज के समय एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। और कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को इससे लॉस भी हो रहा है। और ये जो लिस्ट है इसमें पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द नेपाल भी ऐड हो जाए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल में तो मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही होगी, आतंकवाद की फाइनेंसिंग नेपाल में कहाँ से होगी, तो मैं आपको बता दूं आतंकवाद की फाइनेंसिंग का भी इशू है नेपाल में। और आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे कि यह पहली बार नहीं है नेपाल के इतिहास में जब नेपाल जा रहा होगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। इससे पहले 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल तक नेपाल रहा था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। और तब उस वक्त इंडिया ने नेपाल की हेल्प करी थी। इंडिया की मदद से नेपाल ने कानून बनाए अपने देश में, अपने देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट है इसको कंट्रोल किया, और तब जाकर नेपाल ग्रे लिस्ट से बाहर आया था। मगर पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि नेपाल में ऐसी सरकारें बनी हैं जिनका एंटी इंडिया स्टांस रहा है, इंडिया के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखो केपी ओली एक बहुत ज्यादा एंटी इंडिया नेपाली प्राइम मिनिस्टर थे। और केपी ओली के टाइम में ही आप ये भी बात नोटिस करोगे कि यूएसए ने ये भी वार्निंग दी थी कि इंडियन मुजाहिदीन जो एक आतंकवादी संगठन है जो काफी बार इंडिया को कर चुका है टारगेट, इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन कहाँ चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, नेपाल में। और ये स्टेटमेंट भारत की नहीं है, ये स्टेटमेंट यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस से खुद दी थी कि नेपाल इज नाउ द बिगेस्ट ऑपरेशन हब ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। और ना सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ऑपरेशंस आज के समय नेपाल में चल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेपाल में जो कानून है ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा
वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। उसके अलावा जो लॉस की इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड में, वो कानून प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे। उसकी वजह से आज के समय नेपाल में बहुत आसान है कि किसी भी बैंक में ना आप गलत तरीके से काले धन को कन्वर्ट कर दो सफेद धन में। हाल ही में नेपाल में कई बैंक पकड़े भी गए ये काम करते हुए। गलत तरीके से टैक्स चोरी करके बिल्कुल काले धन को ये कन्वर्ट करते हैं सफेद धन में। फिर वो सफेद धन आप कैसे भी यूज कर लो, किसको भी दे दो। काफी बार ये सफेद धन आतंकवादी संगठन अपने लोगों को फाइनेंस करने के लिए भी करते हैं। तो इसलिए नेपाल की एंट्री मैं कहूंगा एफएटीएफ में ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म है। 20% कुछ पता नहीं होता, लास्ट मोमेंट पर कुछ एक इशू निकल जाए, यू नेवर नो। मगर 80% में कहूंगा कि चांसेस है कि नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है नेपाल भी पाकिस्तान की तरह कुछ कानून पास कर लेगा और बच जाएगा, देखो बात का तो मुझे पता नहीं, मगर एक बार को नेपाल इस लिस्ट की शक्ल देख लेगा। क्योंकि इस लिस्ट में ना अभी जो रिसेंट मीटिंग होने वाली है एफएटीएफ की, वहां पर नेपाल की जो दिसंबर 15 की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जज किया जाएगा कि ये ग्रे लिस्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो कल सुबह उठ के सारे नेपाल के लीडर पार्लियामेंट में जाकर कानून पास करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी कुछ इसका असर होगा नहीं। क्योंकि एफएटीएफ कहेगा कि दिसंबर 15 तक जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाओगे या फिर नहीं। और ऑब्वियसली नेपाल जैसे ही जाएगा ग्रे लिस्ट में, नेपाल की इकोनॉमी पे होगा इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। पहली बात तो नेपाल में इन्वेस्टमेंट अपने आप और ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कम होगी। फिर देखो नेपाल को जो लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, नेपाल की सरकार जो खुद बॉन्ड इशू करना चाहती है, कहीं से भी उधार नहीं आएगा। इसका वैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि नेपाल और ज्यादा निर्भर हो जाए चाइना पर, चाइना से और ज्यादा ये लोन मांगे। बट वो डिपेंड करता है कि चाइना लोन देने को तैयार होता भी है या नहीं। मगर हर तरफ से आप देखोगे नेपाल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। और याद रखिएगा नेपाल के पास यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे मित्र मुल्क देश नहीं है जो लगातार इनको 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर देते रहे ताकि इनके विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े बहुत फ्लोट करते रहे हवा में। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत नेपाल को बचा सकता है? देखो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि देखो आप अगर एफएटीएफ के जो मेंबर है उनकी लिस्ट देखो, एफएटीएफ के टोटल 39 मेंबर है। इन कंट्रीज को हम कहते हैं व्हाइट लिस्ट कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर कानून के हिसाब से कोई मनी लॉन्ड्रिंग बड़े स्केल पर नहीं हो रही जिसका पैसा अल्टीमेटली जा रहा है आतंकवादियों के हाथ में। और आप देखोगे इस लिस्ट में आपको चाइना और इंडिया दोनों मिलेंगे। तो एक बार को इंडिया और चाइना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे नेपाल यहाँ पर बच जाए। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पहली बात तो वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को लेकर खुश नहीं होंगी कि नेपाल में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट बन चुकी है। फिर उसके बाद देखो बिल्कुल नेपाल में टेरर फाइनेंसिंग का इशू है। ये बात भी यूएसए इग्नोर नहीं कर पाएगा। यूएस खुद कह चुका है इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नेपाल में। तो यूएसए और यूएसए के मित्र मुल्क इतने सारे हैं यहाँ पर कि इंडिया चाहकर भी नेपाल को शायद ना बचा पाए। अगर नेपाल बचेगा तो एफएटीएफ की अगर मान लो कुछ टेक्निकलिटी हो गई कि इस बार नहीं, अगली मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे नेपाल को, या फिर और इनको एविडेंस चाहिए और प्रूफ चाहिए, वो अलग बात है। अगर एफएटीएफ ने ऐसी कुछ बात कर दी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मगर अगर प्रोसीजर जैसे चलता है वैसा चला तो नेपाल बिल्कुल आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दिखेगा।